नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो आज हम कंप्लीट करेंगे 1 जनवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग के द्वारा कौन सी डीजी बुक्स लॉन्च की गई हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, ए और बी दोनों। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। द इंजीनियस ट्रिंकर्स डीजी बुक्स का एक अन्य संस्करण भी जारी किया गया है। इनोवेशन फॉर यू में क्या है देखते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह लोगों द्वारा समस्याओं को हल करने में सफल नवाचारों का संग्रह है। इसका दूसरा संस्करण कृषि नवाचारों पर केंद्रित है। इसके तहत अटल इनोवेशन मिशन के अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा समर्थित 70 स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। द इंडिजीनियस ट्रिंकर्स यह प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों का संग्रह है। इसके तहत अटल टिकरिंग लैब मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवा छात्र इनोवेटर्स के बेहतरीन नवाचार शामिल किए गए हैं। इसमें भारत की अटल टिकरिंग लैब के 41 नवाचार भी शामिल किए गए हैं। तो दोनों ही डीजी बुक्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय के विभाग द्वारा 351 उप प्रणालियों और घटकों की एक नई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रक्षा मंत्रालय के विभाग के द्वारा। राइट आंसर इज ए। हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के द्वारा 351 प्रणालियों और अन्य घटकों की एक नई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की गई है। इसे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात को कम करने के प्रयासों के हिस्से के तौर पर अधिसूचित किया गया है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, जैसे बोलेंगे पॉजिटिव इंडिजीनाइजेशन लिस्ट, इस सूची में लगभग 2-2.5 हजार आयातित उपकरण उत्पाद शामिल हैं, जिनका पहले से ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि जिनको क्या किया जा रहा है, स्वदेशी रूप से उत्पादित किया जा रहा है। वहीं 351 आयातित उपकरणों वस्तुओं को अगले 3 वर्षों में स्वदेशीकरण किया जाएगा, मतलब उनका उत्पादन भी भारत में ही किया जाने लगेगा। इस आत्मनिर्भर पहल से हर साल लगभग 3000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह सूची रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का हिस्सा है। किसी उत्पाद को स्वदेशी प्रणाली के रूप में माने जाने के लिए इस सूची में शामिल वस्तुओं उपकरणों के लिए भारतीय रक्षा उद्योग या डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग और 50% सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सी स्वदेशीकरण वाली वस्तुएं होती है जिसमें 50% क्या होना चाहिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा निम्न में से किस राज्य में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारतीय सेना ने महू, ये जो महू है ये इंदौर में पाया जाता है, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है ना। महू के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की गई है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है। पारंपरिक कंप्यूटर परंपरागत भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर एक बार में 1 या 0 को प्रोसेस कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं। इसमें 1 और 0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं। यह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी भौतिक विज्ञान के तहत परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से शक्ति आपराधिक संशोधन अधिनियम पारित किया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, महाराष्ट्र, जिसके मुख्यमंत्री कौन है?
उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिनके बीच में हाल ही में विवाद भी हुआ था। किसको लेके? विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेके। तो आप राज्यपाल को भी याद रखेंगे, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए तो देख लेते हैं क्या है मुद्दा। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से शक्ति आपराधिक कानून महाराष्ट्र संशोधन अधिनियम पारित किया है। विधेयक के पारित होने के साथ ही आंध्र प्रदेश के बाद बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। ओके, पहला कौन है? आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। ओके, तो अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकना है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में। आए दिन आप खबरें देखेंगे तो 20 से 30 खबरें तो आपको महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों की ही मिल जाएंगी, जो भी बहुत ज्यादा जघन्य होते हैं अपनी प्रकृति को लेकर। यह बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान करता है। मतलब इस कानून में कहा गया है कि अगर किसी महिला के साथ कोई बलात्कार करता है या गैंग रेप करता है तो उसकी सजा जो होगी वो मृत्युदंड होगी। ओके, इस अधिनियम में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के अपराधों के लिए जुर्माना और सजा भी बढ़ाई गई है। बलात्कार पर मौजूदा कानून में जो अभी अवेलेबल कानून है, वर्तमान में जिस कानून के तहत निर्णय हो रहे हैं, उस कानून में केवल बार बार होने वाले अपराध के मामले ही मौत की सजा का प्रावधान था। मतलब जब कोई किसी अपराधी की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो एक बलात्कार फिर सजा के फिर दूसरा बलात्कार करता था या ऐसी घटना को अंजाम देता था, उसके बाद ही उसे मौत की सजा मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा? एक बार ही अगर कोई इस तरीके के अपराध में संलिप्त होता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकेगी इस अधिनियम के तहत। ओके, महाराष्ट्र बन गया दूसरा राज्य, पहला राज्य आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA जारी किया गया। इससे संबंधित गलत कथन पर विचार करें। यह भारत में प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, राइट। इसके तहत पेटेंट, पंजीकृत छात्रों की संख्या, फैकल्टी और स्टार्टअप्स जैसे मानदंडों पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है। ये भी सही है। सी है ARIIA के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत दिल्ली को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान की श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ। ये गलत है। दिल्ली के यहाँ होगा, मद्रास को ये पहला स्थान मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल है, तो ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? सी है। चलिए तो जानते हैं इस रैंकिंग के बारे में। हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट के अनुसार 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले 10 शीर्ष संस्थानों में शामिल है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो 9 श्रेणियां हैं, 9 कैटेगरी हैं, और 9 कैटेगरी में कौन टॉप 5, टॉप 10 की जो लिस्ट जारी हुई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, उससे रिलेटेड एक वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो अटल रैंकिंग ऑन इनोवेशन पर बनाया गया, चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, उसमें आपको इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट भी मिल जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और रुड़की का स्थान आता है। ARIIA यह भारत में प्रमुख उच्च शिक्षण और शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह दायर और स्वीकृत पेटेंट, पंजीकृत छात्रों, फैकल्टी, इनोवेशन और स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकास के संकेतकों पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला पॉइंट है हमारा, पहला ऑप्शन है, यह इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। ये हमारा कथन क्या है? गलत है। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग वित्तीय सहायता है, ये भी गलत है। इस योजना का 50% राज्य और तथा 50% केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी गलत है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, क्योंकि हमें सही कथन का चयन करना था।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम किसान योजना, इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित केंद्र की योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवार को 3 समान किस्तों में, मतलब 1 वर्ष में 3 बार 2-2 हजार रुपए, टोटल 6,000 रुपए एक किसान के खाते में जाएंगे। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित होगी। इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र किसान परिवार की पहचान राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में गिरजाघरों, मतलब चर्चों पर, जो आपका 25 दिसंबर को मनाया गया था क्या, क्रिसमस डे, इस समय पर बहुत सारे देश के अलग अलग चर्चों में क्या हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाया गया। तो उसी दृष्टि में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक जांच दल गठित करके घटना वाले स्थानों पर भेजने का निर्णय किसने लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, ये निर्णय लिया गया है ए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी आपका क्या होगा, कमीशन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में गिरजाघरों पर हुए हमले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच दल भेजने का निर्णय लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। इसकी स्थापना 12 जनवरी 1978 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 1984 में इसे गृह मंत्रालय से अलग करके नवनिर्मित कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया, वेलफेयर मिनिस्ट्री के अधीन। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। ओके, मतलब संविधान में संशोधन करके इसे बनाया गया है। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और 5 धार्मिक समुदायों, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के आधार पर अधिसूचित किया गया। 27 जनवरी 2014 को एक अधिसूचना के जरिए, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जैन शामिल नहीं थे, इन्हें शामिल किया गया है। 27 जनवरी 2014 को जैन धर्म के लोगों को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। अब भारत में अल्पसंख्यक कितने समुदाय हो गए? 6 समुदाय हो गए हैं सरकार के अनुसार या आधिकारिक रूप से या कानून के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार यह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय देश की जनसंख्या का लगभग 18.80% है। ये 6 धर्म के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है देश में? टोटल जनसंख्या का 18.80% है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये कितने सदस्यीय आयोग हो गया? 7 सदस्यीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य ब्रिक्स देशों के अतिरिक्त के रूप में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, मिस्र या इजिप्ट को। भारत ने हाल ही में मिस्र को ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाए जाने का स्वागत किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों, कौन कौन आता है ब्रिक्स में? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली रखी गई है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में 193 कंट्रीज हैं, उन 193 कंट्रीज में से कोई भी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ले सकता है। ब्रिक्स देशों के अलावा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे पहले से ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य संगठन के सदस्य देशों में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों का सृजन करना एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किन देशों के मध्य विवादित द्वीपों और ताइवान जल संधि पर संभावित संकट को कम करने के उद्देश्य से सैन्य हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति बनी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, जापान और चाइना के बीच में ये सहमति बनी है। हाल ही में विवादित द्वीपों और
ताइवान जल संधि पर संभावित संकट को कम करने के उद्देश्य से जापान और चीन के बीच सैन्य हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति हुई है। दोनों देशों के बीच समुद्री और हवाई संचार तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार के लिए और अनपेक्षित झड़पों को रोकने के लिए 2018 में एक प्रणाली स्थापित की गई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 1972 में स्थापित राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना की 50वीं वर्षगांठ कब मनाएंगे? 2022 में। से पहले मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। किस किस के बीच में? जापान और चीन के बीच में। सेनकाकू द्वीप समूह चीन और जापान के बीच में लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। तो आपका काम ये है कि आज आप मैप में सेनकाकू आइलैंड को सर्च करेंगे। ओके, इससे आपकी मैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी और एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने निम्न में से किसके सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, नीति आयोग। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तकनीकी सहयोग से तैयार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित देश में अपनी तरह का पहला सूचकांक है। ओके, जो क्या है? एरिया वाइज आया है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ही आया है। देश में पहली बार इस तरह का कोई जिलेवार सूचकांक तैयार किया गया जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिले के प्रदर्शन को मापेगा। यह सूचकांक 8 पूर्वोत्तर राज्यों में मतलब कौन कौन से होंगे? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, असम, नागालैंड के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनसे संबंधित लक्ष्यों के प्रदर्शन को मापता है। इस आधार पर जिलों को क्रमबद्ध करता है। यह नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। इस इंडेक्स का उपयोग विकास और कल्याण गतिविधियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और स्वास्थ्य तथा देखभाल की योजनाओं को बनाने में किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए, पहली बार हुआ इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।